जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। हेलो बच्चों, तेज क्लासेज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग एक नए पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और एक नए चैप्टर में पहुंच चुके हैं, जो क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 शारीरिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर 4 शारीरिक को हम लोग शुरू करने वाले हैं और शारीरिक का बेसिक कॉन्सेप्ट आज क्लियर करेंगे, बेसिक बातों को आज क्लियर करेंगे और इसी तरह से छोटे छोटे वीडियोस में हम इस चैप्टर के अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो आज हम लोग इसके बेसिक बातों को समझेंगे। तो बेसिक बातों में हम पहले यही समझने वाले हैं कि शारीरिक होता क्या है, शारीरिक क्या होता है, शारीरिक क्या होते हैं। किसी आव्यूह, वर्ग आव्यूह को ही शारीरिक कहा जाता है, वर्ग आव्यूह को ही शारीरिक कहा जाता है। और जब शारीरिक आव्यूहों को या वर्ग आव्यूहों को दो समांतर रेखाओं के बीच लिख दिया जाता है तो इस तरह से ये शारीरिक बन जाते हैं और शारीरिक बन जाते हैं और शारीरिकों का निरूपण हो जाता है। तो इस तरह से शारीरिक के बारे में दो पहचान आती है कि शारीरिक वर्ग आव्यूह होते हैं और शारीरिकों में बड़ा कोष्ठक नहीं होता है। ये बड़ा वाला कोष्ठक नहीं होता है, बल्कि इनमें दो समांतर रेखाएं या कह सकते हैं रेखा कोष्ठक में होते हैं। तो इस तरह से ये शारीरिकों की पहचान और परिभाषा। शारीरिकों के गुणधर्म हम चल रहे हैं पढ़ने। शारीरिकों के गुणधर्म क्या होते हैं, चलते हैं कुछ शारीरिकों के गुणधर्म पढ़ने, क्योंकि शारीरिकों के गुणधर्म अगर हमें आ रहे हैं, हमें याद हैं, तो हम शारीरिक के सारे सवालों को लगा सकते हैं और सवालों को लगाने के लिए आधा कॉन्फिडेंस तो हमारे अंदर हो जाता है अगर शारीरिकों के गुणधर्म हमें पता हो। तो इसलिए हम शारीरिकों के गुणधर्म को क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि जब हमारे अंदर आधा कॉन्फिडेंस पहले से ही रहेगा तभी हम सवालों को आधा लगा पाएंगे और फिर सारे सवालों को हल कर सकते हैं। तो शारीरिक के गुणधर्म क्या होते हैं ये चल रहे हैं देखने। तो शारीरिक का पहला गुणधर्म क्या होता है बच्चों, पहला गुणधर्म क्या होता है, ये होता है पहला गुणधर्म कह सकते हैं, पहला गुणधर्म क्या होता है, पहला गुणधर्म ये होता है किसी शारीरिक के सभी पंक्तियों को स्तंभों में या सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो शारीरिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अगर ये कोई शारीरिक होता है, ये कोई शारीरिक होता है, जैसे A1, A2, A3 और ये B1, B2, B3, C1, C2 और C3, ये एक शारीरिक आया। अगर इस साड़ी के स्तंभों को पंक्तियों में या पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें तो क्या साड़ी के मान में परिवर्तन होगा? नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम इसे b बराबर ये आया, अगर हम ऐसे इसके स्तंभों को चेंज कर देते हैं, इसके स्तंभों को बदल देते हैं, स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया, स्तंभों को क्या कर दिया पंक्तियों में, ये स्तंभ है इसे पंक्ति में बना दिया, A1, B1 और C1, ये से A2, B2 और C2, A3, B3 और C3। तो देखिए हमने स्तंभों को किसमें बना दिया, ये जो कॉलम था इसे रो में बना दिया, स्तंभों को पंक्तियों में, तो भी ये B बराबर ही होगा, इसका मान B के बराबर ही होगा, उतना ही होगा। इसी तरह से अगर ये पंक्तियां जो है ना, पंक्तियां, इन पंक्तियों को स्तंभों में अगर आप बदल देते हैं, इन पंक्तियों को स्तंभों में बदल देते हैं तो भी कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। इसे स्तंभ में बदल दीजिए, मीन्स A1 और A2, A3। इसी तरह से इस पंक्ति को कॉलम में बदल दे रहा है, B1, B2, B3 और इसे बदल दिया C1, C2
और C3 ऐसा कर देने से भी आव्यूह के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये आव्यूह का पहला गुणधर्म। देखते रहिए आगे के गुणधर्म और भी अच्छे हैं, और गुणधर्म अगर आपको याद हो जाते हैं, कंफर्म हो जाते हैं, तो समझ लीजिए आधा सवाल मुट्ठी में है। तो दूसरा गुणधर्म देखते हैं। दूसरा गुणधर्म क्या होता है आव्यूह के? आव्यूह का दूसरा गुणधर्म क्या होता है? दूसरा गुणधर्म हम आपको पहले बता देते हैं, इसके बाद से इसकी बातों को समझाते हैं। क्या आव्यूह का दूसरा गुणधर्म ये है, किसी सारणी के पंक्तियों या स्तंभों को किन्हीं दो पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए, परिवर्तित कर दिया जाए, तो भी सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे कर दें, क्या कर दें, किन्हीं दो स्तंभों या पंक्तियों को आपस में बदल दें। जैसे मान लीजिए किसको बदल दें, हम यहाँ पर इसको हम बदल देते हैं, R1 और R2 में चेंजिंग कर दे रहे हैं, R1 और R2 में आपस में चेंजिंग कर दे रहे हैं पंक्तियों R1 और R2 का। तो देखिए ऐसा करने से क्या होने वाला है, पंक्तियों R1 और R2 को बदल दिया, R2 को मैं R1 बना दिया, ये B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, और इसी तरह से A1, A2 और A3 हो गया। देखिए बदला गया, और इसको ऐसे उतार दिया C1, C2 और C3। तो ऐसा कर देने से अगर परस्पर स्तंभों और पंक्तियों को आपस में बदल दिया जाए, दो परस्पर स्तंभों और पंक्तियों को बदल दिया जाए, तो परिणाम ऋणात्मक हो जाता है, ऋणात्मक वैल्यू आती है। ऐसा होता है। अगर हमने तो यहाँ पंक्तियों को बदला लीजिए, स्तंभों को भी बदल दिया जाए, स्तंभों को भी बदल लीजिए, किसी भी स्तंभ को बदल लें। किस स्तंभ को आपस में बदलें? मैं C1 और C3 को चेंज करने वाला हूँ, C1 और C3 को आपस में बदलने वाला हूँ। चलिए हाँ, C1 को C3 बनाए, C3 को C1 बनाए, इसको यहाँ कर देते हैं A2, B3 और C3 लीजिए, हो गया। और इसे उधर कर लेंगे, पहले C2 को उतार लेते हैं, A2, B2 और C2, ये तो उतर गया। इसके बाद से ये जो कॉलम नंबर 1 है यहाँ पे 3 पे कर लेते हैं, यहाँ कर लिया A1 और B1 और C1। देखिए यहाँ पे हमने स्तंभों को भी बदल दिया, परस्पर दो स्तंभों को बदल दिया। ऐसा करने से पहले हमें ऋण लगाना पड़ेगा, ऋणात्मक वैल्यू आ जाती है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है, दूसरा गुणधर्म है, और ये गुणधर्म भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो दो गुणधर्मों को आपने पढ़ा। आगे अगले गुणधर्म को देखते हैं। हाँ, अगला गुणधर्म क्या है? अगला तीसरा, और तीसरा गुणधर्म तो बहुत आसान, बहुत जो है बहुत ही मजेदार है। समझ लीजिए तीसरा गुणधर्म तो बहुत ही आसान होता। तीसरा गुणधर्म एक बार आप अगर सुने तो बस याद हो गया। तीसरा गुणधर्म क्या है? किसी सारणी के किन्हीं दो पंक्ति या स्तंभ आपस में बराबर होते हैं, तो सारणी का मान या सारणी का परिमाण शून्य होता है। किसी आव्यूह के सारणी के किन्हीं दो पंक्ति या स्तंभ अगर आपस में बराबर होते हैं, तो उनका परिमाण जो होता है शून्य होता है। जैसे मान लेते हैं ये A2, B2, C2 है, यहाँ पर भी वही चीज कर देते हैं, A2, B2 और C2। तो क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे पहला कॉलम और दूसरा कॉलम आपस में बराबर है, मतलब दो स्तंभ बराबर हो गए। किसी सारणी के दो स्तंभ या दो पंक्ति अगर बराबर होते हैं तो उसका परिमाण क्या होता, उसका मान क्या होता, शून्य होता। ये सारणिकों के तीसरा गुणधर्म है। तो इस तरह से तीसरा गुणधर्म भी क्लियर होता है। तो 3 गुणधर्म हो गए। अगले में चला जाए। अगला नंबर क्या होगा आप बता सकते हैं? 3 के बाद क्या आता है? 3 के बाद 4 आता है, मतलब कह सकते हैं चौथा गुणधर्म, फोर्थ प्रॉपर्टीज। चौथा गुणधर्म इसका क्या होता है? चौथा गुणधर्म ये होता है ये जो सारणिक होता है, इसके किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी अचर संख्या से गुणा करवा देने पर,
क्या किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी अचर संख्या से गुणा करवा देने पर परिमाण भी उतने गुना ही बन जाता है। परिमाण या उसका जो मान आता है वो भी उतना गुना बन जाता है। अगर हम ऐसा कर दें, जैसे क्या, अगर हम यहां कर देते हैं पहले पंक्ति में 5 से गुणा, अगर पहले पंक्ति में 5 से गुणा कर दिया, 5 से गुणा कर दिया तो क्या हो जाने वाला है। पहले पंक्ति में अगर हम 5 से गुणा करवा दिए तो यहाँ पे क्या होगा, यही होगा 5a2 5। वैसे इसमें चेंजिंग कर लेते हैं थोड़ा, 5 यहाँ पे a1 कर लेते हैं, 5a1 5a2 और 5a3। तो यहाँ पे ये बन गया, किसी संख्या से गुणा करवा लिया, 5 से अचर अंक से गुणा करवा लिया, बाकी वैल्यू उतार लेते हैं b1 b2 और b3, c1 c2 और c3। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे ये मान प्राप्त हो रहा। तो यहाँ पे हमने किसी निश्चित संख्या से क्या करवाया, गुणा करवा दिया, अचर वैल्यू से गुणा करवाया। तो ये जो परिमाण आएगा, जो वैल्यू आएगी, वो उस संख्या के उतने गुने के ही बराबर होगी। जैसे कहा जाए b का जो वैल्यू आएगा 5 गुणे इसके परिमाण के, b के परिमाण के 5 डेल्टा, ये इसके परिमाण के उतने गुने हो जाता है। तो हमें मिला क्या, किसी भी पंक्ति या स्तंभ में किसी अचर वैल्यू से गुणा करवाते हैं तो जो परिमाण होता है वो उसका उतना गुना बन जाता है। तो ये इस तरह से हम लोगों ने फोर्थ प्रॉपर्टीज पढ़ा। अच्छा, अगली प्रॉपर्टीज देखते हैं। अगली प्रॉपर्टीज क्या होती है, आव्यूहों की अगली प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिफ्थ प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टीज, पांचवा, किसे क्या कहते हैं, पांचवा, फिफ्थ प्रॉपर्टीज। पांचवी प्रॉपर्टीज क्या होती है, किसी सारणी के किसी भी स्तंभ या पंक्ति को अगर योगफल के रूप में व्यक्त कर लिया गया हो, योग के रूप में व्यक्त कर लिया गया हो, तो उसे अलग अलग सारणिकों में बदला जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए ये हुआ, यहाँ पे हमने u1 v1 प्लस यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं u1 u2 और u3, ऐसे करके हमने सारणिक बना लिया। मतलब कहने का किसी सारणी के किसी स्तंभ या किसी पंक्ति को दो या दो से अधिक पदों में तोड़ ले रहे हैं अगर, तो फिर उसे उसी टूटे हुए भाग के अकॉर्डिंग, उसी भाग के अकॉर्डिंग ही अलग अलग आव्यूह में बना सकते हैं। जैसे ये ऐसा हमने किया अगर, तो इससे हम अलग अलग आव्यूह में बना सकते हैं तोड़ करके। जैसे एक बार इसे और इसे लेके एक आव्यूह बना लीजिए, मीन्स क्या बन जाएगा, u1 u2 u3 और ये a2 b2 और c3 ये बनेगा। और अगला क्या बनेगा, a2 a3 और b3 और c3। देखिए पहले वाले भाग को लेकर के एक बना लिया और प्लस ये वाला ले लिया, a1 b1 और c1 और a2 b2 c2 a3 b3 और c3। इस तरह से किसी सारणी के पदों को अगर प्लस के रूप में कर लिया, जोड़ के रूप में कर लिया, तो ऐसे उसका विस्तार हम कर सकते हैं, विस्तारित कर लिया जा सकता है और उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वही का वही वैल्यू रहता है। अच्छा, ये हो जाता है। इसके बाद सारणी की अगली प्रॉपर्टीज क्या होती है, कह सकते हो छठवां, सिक्स्थ प्रॉपर्टीज, छठवां गुण, ठीक है, छठवां गुण। इसकी सिक्स्थ प्रॉपर्टीज क्या होती है, किसी सारणी की सिक्स्थ प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो देखते हैं। छठवीं प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये होती है किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी संख्या से गुणा करवा दिया जाए, किसी अचर वैल्यू से गुणा करवा दिया जाए और उसे
किसी दूसरे पंक्ति या स्तंभ में जोड़ या घटा दिया जाए तो भी सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या, फिर से सुन लें। कह रहे हैं किसी सारणी के पंक्ति या स्तंभ में किसी अचर संख्या से गुणा करवा कर उसे किसी दूसरे पंक्ति या स्तंभ में जोड़ या घटा दें तो ऐसा कर देने से भी सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वही का वही रहता है। जैसे मान लीजिए हम कह देते हैं R1 की चेंजिंग किया, R1 ये K इंटू R1 मैंने R1 में K को जोड़ दिया, ठीक है, K से गुणा करवा दिया और इसके बाद से मैंने क्या किया कि R2 में मैंने ये R2 में क्या किया R2 प्लस के R1 मतलब R2 में के R1 का जो के गुना हमें प्राप्त हुआ था उससे R2 में जोड़ दिया। ऐसा कर देने से भी अभी ये सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अच्छा, ये हो गया छठा गुणधर्म और हम सातवें गुणधर्म की तरफ चलते हैं। सातवां गुणधर्म यहीं पे लिख ही देते हैं। सबसे आसान और सबसे इजी होता है सातवां गुणधर्म। सातवां गुणधर्म क्या होता है? सातवीं प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेवेंथ प्रॉपर्टीज क्या होती है? ये होता किसी सारणी का कोई पंक्ति या स्तंभ अगर शून्य होता, सभी पद शून्य होते हैं, पंक्ति या स्तंभ के सभी पद शून्य होते हैं, क्या सारणी के पंक्ति या स्तंभ के सभी टर्म जो होते हैं, सभी पद शून्य होते हैं। क्या होते हैं? शून्य होते हैं। तो शून्य होते हैं तो पूरे सारणी का जो परिमाण होता है जीरो हो जाता है, पूरे सारणी का जो मान होता है वो शून्य हो जाता है। तो इस तरह से हमने आज ये जो सारणी पढ़ा है, सारणी की थोड़ी परिभाषा और इसके अच्छे गुणधर्म बताया और ये गुणधर्म बहुत ही उपयोगी होते हैं। कहते हैं ना, ये गुणधर्म अगर हमें पता हो तो आधा सवाल हमारा हो जाता है और इस तरह से इसके आगे के सवाल आपको बहुत मस्त लगेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे। तो बस वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास अच्छे अच्छे वीडियो पहुंचते रहेंगे। और सपोर्ट करने के लिए कमेंट भी करें, जिससे बताएं कि हमें और भी क्या करना चाहिए, जिससे आपके द्वारा हमें सपोर्ट मिलता है। तो इस तरह से हम आपके लिए और भी अच्छा कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।